हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज अपने वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक के ट्रिगर की। यहां पे हम बात करेंगे 9 ऐसी बड़ी अपडेट्स की जहां पे हमें अगले हफ्ते नजर रखनी है 26 से 29 मई के लिए। और इम्पॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से मार्केट अगले हफ्ते यहां पे रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या लॉकडाउन 5.0 भी यहाँ पे जून के पहले दिन से चालू होता हुआ दिखाई देगा या नहीं। तो दोस्तों, जिस तरीके से अभी लॉकडाउन 4.0 चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से थोड़ी सी राहत दी गई है लॉकडाउन 4.0 में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ी ईजिंग है यहाँ पे। तो इस कारण से यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से अब कोविड-19 के जो केस है वो लगातार अब यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत तेजी से। तो इन्वेस्टर्स के मन में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि क्या 31 मई के बाद फिर से नया लॉकडाउन लगता हुआ दिखाई देगा, तो फिर यहाँ पे बड़ी मुश्किल होती हुई दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों, इस बात पे नजर रखने वाली चीज होगी कि अगले हफ्ते क्या यहाँ पे फिर इस टाइप की न्यूज आती हुई दिखाई देती है या नहीं देती। उसके बाद अगर यहाँ बात कर ले सेकंड नंबर पे कोविड-19 केसेस की, यहाँ पे इंडिया में किस तरीके से केस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और दुनिया भर के हालात। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे बड़े हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वो है अमेरिका में। 16,66,000 केस हो चुके हैं अभी तक लगातार। और 98,683 यानी कि 98,683 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंचने वाला है मरने वालों के लिए की लिस्ट में। तो दोस्तों, ये बहुत ही बुरी खबर है जो कि बाजारों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। और वहीं बात करें, अगर ब्राजील पहुंच चुका है दूसरे नंबर पे, रसिया आ चुका है यहाँ पे तीसरे नंबर पे, स्पेन, यूके, इटली और फ्रांस यूरोप के जो देश है वहां पे ये हम बात करें तो ये आंकड़े जो है वो अब थोड़े स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो केसेस की संख्या है वो अब यहाँ पे थोड़ी स्टेबल हो रही है, बढ़ने की संख्या रुकती दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी निकल के आ रही है वो हमारे देश में है। इंडिया में 11वें नंबर पे हमारा देश पहुंच चुका है। अब यहाँ पे 1,31,868 मामले इंडिया में हो चुके हैं और मरने वालों का भी जो संख्या है वो 3,868 होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज ही सही अगर हम बात करें तो शायद आज हम टॉप 10 के अंदर भी आते हुए दिखाई देंगे ईरान को पार करके। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से रोज के 5 से 6 हजार केस इंडिया में आ रहे हैं वो भारतीय बाजारों के लिए दोस्तों किसी भी प्रकार के शुभ संकेत नजर नहीं आते। पहले आंकड़ा 1,000-2,000 दिन का होता था, अब रोज के यहाँ पे 5-6 हजार केस एक्टिवली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये चीज के ऊपर नजर रखने वाली चीज होगी कि किस तरीके से यहाँ पे केसेस आगे रुकते हैं या बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे जो लॉकडाउन का खतरा है फिर से जून से वो बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन बातों पे नजर रखने वाली चीज जरूर होगी। तीसरे नंबर पे बात करें तो ईद के मौके पे मंडे के दिन यहाँ पे हमारे इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी और बॉन्ड मार्केट जो है वो क्लोज है। और साथ ही साथ अमेरिकी बाजार भी यहाँ पे मेमोरियल डे के मौके पर संडे के दिन बंद होते हुए नजर आएंगे। तो मंडे के दिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो काम है वो यहाँ पे अमेरिका और इंडियन मार्केट में होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो सीधे मंगलवार को ही हमारे जो बाजार है वो यहाँ पे खुलते हुए दिखाई देंगे। चौथे नंबर पे बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि यूएस चाइना जो टेंशन है वो फिर से एस्केलेट होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच जो रियल थ्रेट अब उभर के आ रहा है वो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात कर ले यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प के रिसेंट कमेंट की, तो जिस तरीके से उन्होंने अभी कहा कि यहाँ पे जो जनवरी में 2020 में जो उन्होंने फेज 1 की डील चाइना के साथ साइन की थी वहां पे कुछ डाउट्स है वो उभर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर यहाँ पे ट्रेड डील की अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है और साथ ही साथ अगर पूरे दुनिया भर में जिस तरीके से कोरोना वायरस के कारण यहाँ पे चाइना को भी पूरा कटघरे में लिया जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम भी पूरे दुनिया भर के बाजारों में यहाँ पे प्रॉब्लम करती हुई नजर आ सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पे जिस तरीके से हफ्ते के लास्ट में न्यूज आई कि चाइना यहाँ पे हांगकांग को कनेक्ट करने के लिए, इम्पोज करने के लिए एक नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ है वो यहाँ पे लाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जिसके कारण यहाँ पे अमेरिका और अदर वेस्टर्न कंट्रीज ने भी चाइना को यहाँ पे आगाह किया कि वो ऐसा ना करे, नहीं तो उसके खिलाफ बड़े एक्शन लिए जा सकते हैं। तो ये जो एक्शन वाली खबरें हैं ये भी बाजार को आगे चल के हो सकता है परेशान करती हुई दिखाई दे। तो ये सारी चीजें भी देखने वाली हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे चाइना का जो टेंशन है वो यूएस के साथ, भारत के साथ जो सीमा विवाद चल रहा है वहां पे भी और बहुत से तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये पूरे दुनिया भर की जो इकोनॉमीज है
उसको इम्पैक्ट जरूर डालेगा। तो यहाँ पे नजर रखने की जरूरत है। पांचवें नंबर पे अगर बात कर ले तो अगले हफ्ते जो की अर्निंग्स आने वाली है उसमें है एचडीएफसी लिमिटेड, डाबर, सीएट, ल्यूपिन, टीवीएस मोटर, इक्विटास, सन फार्मा, यूनाइटेड स्पिरिट्स, वोल्टास और ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनकी यहाँ पे कॉर्पोरेट अर्निंग आने वाली है। और वहीं बात कर लेते हैं क्वार्टर फोर नंबर जिन्होंने यहाँ पे छुट्टी के दिन सैटरडे के दिन यहाँ पे अनाउंस किए हैं, उसमें डी मार्ट और डीसीबी बैंक ने अपने नतीजे यहाँ पे घोषित किए हैं। डी मार्ट के नतीजे मिले जुले रहे हैं, क्वार्टर दर क्वार्टर से अगर बात कर लें तो नतीजे जो है वो कमजोर है, लेकिन साल दर साल यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ डीमार्ट के नंबर्स में देखने को मिली है। डीसीबी बैंक ने जरूर यहाँ पे कुछ निराश किया है। तो अब यहाँ पे मंगलवार को देखने वाली बात होगी कि ये दोनों स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और बाकी जिन कंपनियों के नतीजे आएंगे उनके ऊपर कैसा रिएक्शन अगले हफ्ते यहाँ पे देखने को मिलता है। छठवें नंबर पे यहाँ पे बात कर ले तो अब रुपीस और क्रूड ऑयल का जो फैक्टर है वो भी यहाँ पे हावी होता हुआ बाजारों पे दिखाई देगा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था पिछले महीने जो क्रूड की जो प्राइजेस थे वो नेगेटिव तक चले गए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जैसे ही लॉकडाउन की खबरें जो है ईज होती हुई नजर आई तो उसके बाद यहाँ के क्रूड ऑयल प्राइजेस जो है वो अच्छे से उछलते हुए दिखाई दिए और ब्रेंट क्रूड का जो भाव है वो कहीं ना कहीं उछल के $35 पर बैरल के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से लॉकडाउन ईज होता हुआ दिखाई दिया है और यहाँ पे डिमांड में थोड़ा बढ़त देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे जो शेल ऑयल है अमेरिका का वहाँ पे भी प्रोडक्शन बढ़ के जो मार्केट में आने की उम्मीद है उस कारण भी यहाँ पे इसके प्राइजेस में बढ़त देखने को मिली है। लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है वो है रुपीस का, जो कि 76 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के दिन भी अगर बात करें 40 पैसा यहाँ पे कमजोर होता हुआ दिखाई दिया है लास्ट वीक में, और यहाँ पे जो लेवल है रुपीस का 75 रुपये 95 पैसे के आसपास चल रहा है। डॉलर के सामने लगातार एफआईआईस की जो सेलिंग होती हुई दिखाई दे रही है मार्केट में, और यहाँ पे जिस तरीके से आरबीआई का जो मेजर हुआ है वो भी यहाँ मार्केट को ग्रोथ और सपोर्ट नहीं दे पाया, जिस कारण से यहाँ पे रुपया लगातार अब कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे चल के जिस तरीके से यूएस चाइना के बीच ट्रेड टेंशन बढ़ती हुई दिखाई देगी तो ये भी करेंसी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हुई दिखाई दे सकती है। तो अगर आगे चल के करेंसी यहाँ पे कमजोर होती है तो डेफिनेटली मार्केट में इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। और अगर यहाँ पे रुपया फिर से 75 के नीचे जाता है, 74 की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा रिस्पाइट सेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आगे बात करें 7वें लेवल की, तो अगले हफ्ते है यहाँ पे जो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी डेटा, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई देगा वो है 9500 के कॉल पे। इसको वीकली भी मान सकते हैं, मंथली भी मान सकते हैं, ये मंथली डेटा है। और अगर पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 9000 के पुट में ही सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई देगा। पुट साइड में अगर बात कर लेते हैं तो 9000 में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 8800 के स्ट्राइक प्राइस पे जो है वो अच्छी खासी जो सपोर्ट लेवल है वो बनी हुई है नीचे में। और पुट राइटर्स जो है वो 9000 और 8800 के पुट में जमकर राइटिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। ये एक सपोर्ट जोन के रूप में आपको निचले लेवल पे दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर बात करें कॉल में तो 9300 और 9500 का जो लेवल है वहां पे कॉल राइटर्स जबरदस्त तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे 9300 से 9500 का जो लेवल होगा वो एक अच्छा खासा कंजेशन जोन हो सकता है, और उसको निकालना मार्केट के लिए इतना आसान नहीं होगा जब तक कि कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज आती हुई न दिखाई दे। 9500 में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो सेकंड हाईएस्ट है। हालांकि 10,000 पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट, लेकिन उतना दूर तक जाना यहाँ पे अभी फिलहाल सही दिखाई नहीं देता। मार्केट 9000 9100 के बीच चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते की जो एक्सपायरी की जो टोटल रेंज हो सकती है वो कहीं ना कहीं 8800 से 9300 के बीच में कहीं एक्सपायरी हमको दिखाई दे सकती है। तो मार्केट ये चीज मान के चल रहा है कि मार्केट में जो एक्सपायरी है 9300 से 8800 के बीच कहीं होती हुई दिखाई दे सकती है। 8वें नंबर की बात करें तो एफआईआईएस के डेटा को हम कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से एफआईआईएस ने लगातार पिछले 5 दिनों में यहाँ पे हम बात कर ले इस हफ्ते के, तो जबरदस्त सेलिंग के नंबर आपको देखने को मिलेंगे। 5 दिन यहाँ पे एफआईआईएस की तरफ से सिर्फ सेलिंग के नंबर आते हुए दिखाई दिए। 18 मई के दिन 2500 करोड़ की सेलिंग हुई है, 19 मई के दिन 1300 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग, 1466 करोड़ की सेलिंग 20 मई के दिन, 250 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग 21 मई, और फिर 22 मई के दिन भी यहाँ पे 1353
करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे पिछले हफ्ते डीआईएस की तरफ से थोड़ा सपोर्ट आता जरूर दिखाई दिया। कुछ बाइंग के आंकड़े यहाँ पे आपको दिखाई देंगे 19, 20 और 21 मई को, जिसमें 19 मई के दिन यहाँ पे 1660 करोड़, 20 मई के दिन 2373 करोड़ और 400 करोड़ की जो बाइंग है वो यहाँ पे 21 मई के दिन की। लेकिन यहाँ पे 18 मई और 22 मई के दिन जो है वो सेलिंग के आंकड़े भी आपको दिखाई देंगे। हालांकि वो आंकड़े छोटे हैं, लेकिन इस महीने की अगर बात करते हैं तो एफआईएस की जो नंबर है वो नेट बाई के हैं 5718 करोड़ के, और डीआईएस के भी 5930 करोड़ के। लेकिन इसमें से अगर आप 25,000 करोड़ की वो एचयूएल वाली डील हटा देते हैं तो दोनों के तरफ से आपको एक नेगेटिव आंकड़े ही देखने को मिलेंगे। तो नेट सेलर आंकड़े ही आपको एफआईएस के इस महीने भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर का काम है जो लगातार मार्केट में प्रेशर बनाया हुआ है कि यहाँ पे किस तरीके से एफआईएस लगातार मार्केट में, इंडियन मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं और मार्केट ऊपर सस्टेन होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। और खासकर जो फाइनेंशियल और बैंकिंग स्टॉक्स है वहां पे जो प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा सीवियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें भी अगले हफ्ते के लिए नजर रखने की जरूरत है। वही बात कर ले 90 इंपॉर्टेंट नंबर्स की, तो दोस्तों यहाँ पे जो Q4 जीडीपी के नंबर है वो 29 मई के दिन रिलीज होते हुए दिखाई देंगे, जिसपे सबकी नजर होनी यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे पहली बार हमको पता चलेगा कि लॉकडाउन का जो महीना था मार्च क्वार्टर के सेकेंड हाफ में लगता हुआ दिखाई दिया था। असली लॉकडाउन जो है तो आखिरी के 15-20 दिन में जिस तरीके से यहाँ पे लॉकडाउन और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होती हुई दिखाई दी थी उसका असर यहाँ पे Q4 के नंबर में पड़ेगा। क्योंकि बहुत से जो ग्लोबल फंड हाउस है और साथ ही साथ जो ब्रोकरेजेस हाउस है इंडिया के और क्रेडिट एजेंसीज है उन सभी ने भी अनुमान जताया है कि यहाँ पे जो Q4 के जीडीपी नंबर है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर रहते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये पहली बार पता चलेगा कि इसका रियल इम्पैक्ट कितना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और किस तरीके के जीडीपी नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो थर्ड क्वार्टर का जीडीपी नंबर था वो 4.7% आता हुआ दिखाई दिया था यहाँ पे Q3 का 2019 में। तो यहाँ पे जो Q4 2020 का जो नंबर है वो किस तरीके से रहेगा वो इस बार देखने को उनको मिलेगा। अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का नेगेटिव सरप्राइज आएगा तो दोस्तों यहाँ पे जो Q1 के जो नंबर आएंगे आपको अगस्त के आसपास देखने को मिलेंगे वो और भी ज़्यादा खराब रह सकती है। क्योंकि यहाँ पे अप्रैल और मई में किसी प्रकार का कोई खास यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है पूरे देश में वो नहीं के बराबर रहती हुई दिखाई दी है। तो जिस प्रकार पूरी दुनिया में अंदेशा जताया जा रहा है कि पूरे दुनिया की जीडीपी ग्रोथ जो है वो इस साल FY21 में नेगेटिव रहेगी और इंडिया भी नेगेटिव ग्रोथ की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा और कॉन्ट्रैक्ट होगी यहाँ पे इंडिया की भी जीडीपी ग्रोथ। तो ये वाली सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट होती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों सारी चीजें यहाँ पे हमने बात की 9 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे जो कि अगले हफ्ते बाजार पे हावी होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।